लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर से घिरे हैं। ये भारत की शानदार भौगोलिक समृद्धि की मिसाल है। इस द्वीप का महत्व ये है कि ये भारत की इकलौती एटॉल यानी मूंगा चट्टानें हैं। इन द्वीपों में कोरल की आकर्षक प्रजातियां मौजूद हैं, जो न केवल अपने जीवन काल में बल्कि दम तोड़ने के बाद भी लक्षद्वीप के हित में काम करती हैं। ये ऐसी चट्टानों का निर्माण करती हैं जिनकी वजह से ये द्वीप न केवल तूफानों से बचाव हासिल करते हैं बल्कि इनका फैलाव भी होता है। आपको ये चट्टान निर्जीव लग सकती है, लेकिन इसके नीचे बहुत से जीव रहते हैं और इससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ती है। जलवायु में बदलाव इन कमाल के द्वीपों पर अपना बुरा असर डाल रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक भूविज्ञान से जुड़े इन खजानों को सुरक्षित रखने के लिए अपने तमाम औजार और युक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। कारण ये है कि इन अध्ययनों का रिश्ता केवल बेहतर भविष्य से ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक अतीत के बारे में भी दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। भारत का अधिकतर जमीनी हिस्सा इसके पेनिनसुला का भाग बन गया है और ये लाखों साल की गतिविधि के नतीजे में बना है। इस दौरान पृथ्वी के बीच वाले हिस्से की प्लेटों ने समुद्र में सफर तय किया और फिर मौजूदा रूप पा लिया। इस कहानी में द्वीपों के लिए एक खास जगह है। भारत के पास ऐसे दो बड़े संग्रह हैं। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में 500 से ज्यादा द्वीप हैं। माना जाता है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब इनका निर्माण हुआ। इसी टक्कर की वजह से भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ हिमालय बना। इस टक्कर से दो प्लेटें मुड़ी और एक दूसरे के नीचे घुस गईं। इससे पानी के नीचे एक रिज बनी और इसे और बढ़ाया पिघले हुए मैग्मा ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस रिज के सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं और इनका पानी से ऊपर उठा भाग द्वीप बन गया। द्वीप क्या होते हैं? ये बेशक दिखने में तैरती जमीन लगती हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सच ये है कि हमें जो दिखता है वो पूरे भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा भर है। द्वीपों को महाद्वीपीय या समुद्री कहा जा सकता है। समुद्री द्वीप महासागरों की घाटी से अक्सर ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण तल से सतह की तरफ उठ जाते हैं, जबकि महाद्वीपीय द्वीप महाद्वीपीय जल सीमा के पानी में डूबे हिस्से होते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। लेकिन भारत में तीसरा एक बिल्कुल अनोखे किस्म का द्वीप है। महाद्वीपीय और महासागरीय द्वीप हवा की प्रक्रियाओं से बनते हैं, लेकिन इन दोनों से उलट ये कोरल द्वीप कोरल या प्रवाल कहलाने वाले जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाएं बनाते हैं और ये संरचनाएं जब एक के ऊपर एक जमा होती जाती है तो उनसे कोरल द्वीप बन जाते हैं और ये द्वीप हमारे भारत में मौजूद लक्षद्वीप द्वीपों जैसे ही होते हैं। लक्षद्वीप केरल के तट से पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं और संस्कृत में इस शब्द का अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। लेकिन सच्चाई ये है कि यह 25 से 35 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से 10 पर इंसानी बसावट है, जिनमें राजधानी कवरत्ती शामिल है और बाकी पर कोई नहीं बसा हुआ है। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.84 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बितरा सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.1 वर्ग किलोमीटर ही है। कुल मिलाकर लक्षद्वीप का जमीनी क्षेत्रफल केवल 32 किलोमीटर है।
हालांकि नक्शे पर देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये द्वीप समूहों की शक्ल में हैं और इन समूहों को आर्चिपेलागो या द्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप का इतिहास कई सदी पुराना है और ये 1500 ईसा पूर्व तक फैला है, जब इसके एक ओर पश्चिम एशिया और अफ्रीका तथा दूसरी ओर दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व के हिस्से थे और यहाँ से एक व्यस्त समुद्री मार्ग गुजरता था। बाद में गुजरात, केरल और तमिलनाडु से लोग यहाँ आकर बस गए। आज करीब 65,000 लोग लक्षद्वीप पर रहते हैं। आज भूवैज्ञानिक जन्नत जैसे इन द्वीपों की जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान और इकोलॉजी यानी परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भौगोलिक नजरिए से लक्षद्वीप एक कमाल की जगह है। इसकी उत्पत्ति लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों से हुई और ये जगह रीयूनियन हॉटस्पॉट कहलाती है, जो भारत के बजाय ईस्ट अफ्रीका के ज्यादा करीब है। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी होता था। फिर इसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसकी वजह से डेक्कन ट्रैप्स भी बन गए। एक महाविस्फोट में निकले मैग्मा ने बेसॉल्ट लावा की एक परत बना दी और एक दरार बन गई, जिससे भारत और अफ्रीका अलग अलग हो गए। भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती गई और ये हॉटस्पॉट प्लेट से और टकराता गया, जिससे कई ज्वालामुखीय द्वीप बन गए। इन ज्वालामुखीय द्वीपों की श्रृंखला से चैगस लैकोडाइव द्वीप समूह का निर्माण हुआ और आज लक्षद्वीप इसका एक हिस्सा है। जब ये द्वीप समुद्र से बाहर आ गया तो इसने कोरल को पनपने के लिए एक सख्त सतह प्रदान की। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र के बीच एक ज्वालामुखी द्वीप है और इस ज्वालामुखी द्वीप के इर्द गिर्द कोरल्स पनपने लगेंगे। तो धीरे धीरे ये होगा कि ये ज्वालामुखी द्वीप समुद्र के नीचे जाने लगेगा। जब ये द्वीप पानी में डूबेगा तो इस प्रक्रिया में कोरल भी और ज्यादा गहराई तक जाएंगे। कोरल को बढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, तो होगा ये कि कोरल ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। समय के साथ साथ द्वीप और कोरल रीफ के बीच की जगह चौड़ी होती जाती है और पानी के भरने से एक लगून बन जाता है। ये पट्टी साफ सुथरे नीले कटिबंधीय जल वाला एक लगून बनाती है। ये पानी इतना गुनगुना है कि इसमें कई बहुत ही खास पेड़ पौधे और जीव पनप सकते हैं। लगून एक पेचीदा पर्यावरणीय प्रणाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली समुद्री जैव विविधता में अपना योगदान देती है। यहाँ अनेक प्रजातियों की मछलियाँ हैं, अकशेरुकी बड़े और सूक्ष्म जीव हैं और ये लगून भी है। लगून में अलग अलग चैनल हैं जो सागर से पानी लेकर आते हैं। इस पानी में ढेर से फाइटोप्लैंक्टन और अन्य माइक्रोब्स होते हैं जो इस लगून को और उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन इन द्वीपों तक कैल्शियम कार्बोनेट पहुंचा कैसे, जो कि ज्यादातर ज्वालामुखीय लावा से बने हुए हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक नावों में बैठकर लक्षद्वीप लगून पर जाते हैं ताकि एटॉल रीफ के निर्माण की प्रक्रिया का करीब से अध्ययन कर सकें। हम कवरत्ती एटॉल पर हैं और अब हम एक एटॉल के रीफ क्रस्ट को देखने वाले हैं। आज ये दिख रहा है, आप इसको भली भांति देख सकते हैं क्योंकि आज ज्वार उतरा हुआ है और इसीलिए एक महीने में ऐसा 1 या 2 बार ही दुर्लभ मौका देखने को मिलता है। टीम को ये दुर्लभ दृश्य ज्वार के उतरने के वक्त नजर आता है। तब एटॉल का असली रूप दिखाई पड़ता है। आपको जो चीज अजैविक सख्त चट्टानों जैसी लगेगी, वो दरअसल उन कोरलों के अवशेष हैं जो कभी जिंदा थे। कोरल सबसे दिलचस्प जीवित प्रजातियों में शुमार हैं, जो समुद्र के उथले और गुनगुने पानी में मिलती हैं। लोग उन्हें देखकर सवाल पूछते हैं, ये पौधे हैं या जानवर?
ये दिखने में पौधों जैसे नजर आते हैं, जिनकी जड़ें समुद्र के तल से जुड़ी होती हैं और शाखाएं पेड़ जैसी लगती हैं। लेकिन ये अपनी खुराक खुद पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें पौधे नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोरल आखिर है क्या? कोरल द्वीपों को कोरल बनाते हैं और कोरल को बनाते हैं पॉलिप्स कहलाने वाले छोटे छोटे जीव। हम सबको याद होगा कि 10वीं या 12वीं क्लास में हम बायोलॉजी में हाइड्रा नाम के एक जीव का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शरीर छोटा और सिलेंडर के आकार का होता है, जिसमें खुले मुंह जैसे स्पर्शक होते हैं। तो ये भी ऐसा ही एक जीव है। पॉलिप्स की स्पर्शक जैसी छोटी बाहें होती हैं, जिनका इस्तेमाल वो समुद्र से खुराक हासिल करके उसे अपने पेट में पहुंचाने के लिए करता है। नर्म शरीर वाला हर पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट से बने एक सख्त बाहरी ढांचे को बनाता है, जो या तो चट्टान पर या दूसरे पॉलिप्स के निर्जीव स्केलेटन्स पर जमा होता जाता है। समय के साथ साथ ये पॉलिप न सिर्फ अपनी संरचना को बड़ा बनाते हैं, बल्कि ये कोरल रीफ बनाने के लिए बढ़ते और फैलते भी जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। कैल्सिफिकेशन और कोरल की पूरी बस्तियों को बनाने का काम बहुत ही मंद रफ्तार वाला होता है। कोई कोरल कॉलोनी एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर ही बढ़ सकती है। कोरल की कुछ कॉलोनी इस रफ्तार पर बढ़ती है, तो शाखा वाले कुछ कोरल ऐसे भी होते हैं जो एक साल में कम से कम 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ते हैं। इस टैंक के अंदर मौजूद पानी बहुत साफ है और किसी कुदरती रीफ पारिस्थितिक तंत्र में भी ऐसा होता है। कोरल खुद को कायम रखने के लिए इसी तरह के साफ पानी को पसंद करते हैं। जहाँ तक तापमान की बात है, कोरल के लिए सबसे अच्छा तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और अगर तापमान में इस सीमा से ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो उससे कोरल की बस्तियां प्रभावित होने लगती है। यहाँ आप एक नर्म कोरल देख रहे हैं। इसका कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन नहीं है, और यहाँ आप एक सख्त कोरल देख रहे हैं। ये कोरल अपने नाम के अनुरूप छूने में सख्त मालूम होते हैं, और ये कठोरता इन्हें अपने कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन के कारण खुद मिलती है, जिसे ये खुद बनाते हैं। तो ये कोरल दरअसल पॉलिप्स कहलाने वाले छोटे जीवों की एक कॉलोनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटी ट्यूब जैसी चीज बाहर को निकली हुई है। इन चीजों को पॉलिप्स कहा जाता है, और ये पॉलिप्स पनपकर या विखंडित होकर अलैंगिक तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद ये ऐसी पूरी की पूरी कॉलोनी ही बना लेते हैं। लक्षद्वीप सजीव कोरल रीफ्स से घिरा है, जो रोजाना चूना पत्थर की नई संरचनाएं बनाते रहते हैं। इस चूना पत्थर की वजह से ही द्वीप बनते हैं, पॉलिप्स के दम तोड़ देने के काफी बाद। आपको ये एक लाल पत्थर जैसा दिख रहा होगा। कभी ये एक जिंदा जीव होता था। असल में ये एक कैल्शियम कार्बोनेट संरचना है जो एक सख्त संरचना बन गई है। किसी द्वीप को बनाने में ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। जब निर्जीव चूना पत्थर मलबे की तरह उथले पानी में इकट्ठा होता जाता है, तो ये द्वीपों की तरफ पहुंचता जाता है और फिर उन्हीं का एक हिस्सा बन जाता है। ये इलाका सख्त संरचना वाला है, और ये सख्त संरचना इस द्वीप का आधार है। इस सख्त संरचना के कारण ही अवसादों के जमा होने से द्वीप बना है। सख्त संरचना कोरल रीफ के निर्माण का एक हिस्सा थी। ये सख्त संरचना कैल्शियम कार्बोनेट संरचना है। इसे हजारों लाखों पॉलिप्स ने विकसित किया है। लक्षद्वीप द्वीप बनने की मूल कथा के ये शायद सबसे दिलचस्प पहलू हैं। इसकी शुरुआत एक ज्वालामुखीय विस्फोट के जरिए सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ही नहीं हुई थी, बल्कि ये आज भी बढ़ रहा है, और इसे बढ़ा रहे हैं इसके आसपास मौजूद कोरल रीफ। आगे हम लक्षद्वीप द्वीपों की जैविक वृद्धि के बारे में और गहराई से जानेंगे। लक्षद्वीप द्वीपों के चारों ओर चमकते दमकते सफेद रेतीले तट मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे इलाके में नारियल के पेड़ बहुतायत में उगते हैं, लेकिन
दुनिया के दूसरे द्वीपों के उलट यहाँ ना झरने हैं, ना झीलें और ना ही नदियाँ। ये द्वीप समुद्र की सतह से बस कुछ मीटर ही ऊपर हैं और ये इलाका इतना पोरस है कि यहाँ मीठे पानी वाले क्षेत्र पनप ही नहीं पाते। लक्षद्वीप के ज्यादातर द्वीपों में कोरल वाली चूना चट्टानों के ऊपर मिट्टी की एक परत है और बारिश का पानी आसानी से इनमें से निकलकर नीचे पहुंच जाता है, जिसके नतीजे से जमीन पर से पानी बहता नहीं। ऐसा तो सिर्फ पक्की मिट्टी वाले स्थानीय इलाकों में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेशक इन द्वीपों की उत्पत्ति कई ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी, लेकिन कोरल से घिरे और चूना चट्टानों से मजबूत बने एटॉल रीफ अभी हाल ही में बदलावों का नतीजा है। इसकी शुरुआत प्लाइस्टोसीन में हुई, जब हिम टोपों के बनने के कारण समुद्र के स्तर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस इलाके में जब पानी कम और गुनगुना था, तो द्वीप के इर्द गिर्द सबसे शुरुआती कोरल रीफ लंबवत बढ़ने लगे। फिर जब समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, तो ज्वालामुखीय द्वीप पानी में डूबने लगा। कोरल रीफ और ज्यादा बड़े होते गए। इसके नतीजे में एटॉल रिंग भी और फैलता गया और फिर ये इस द्वीप का आधार बन गया। सजीव कोरल रीफ लगून और तमकते रेतीले तटों की एक प्रणाली के तौर पर लक्षद्वीप द्वीप समूह होलोसीन या पिछले 12,000 साल में काफी स्थिर हो चुका है। कोरल रीफ एटॉल न सिर्फ इन द्वीपों को बनाते हैं, बल्कि जब मौसम बदलता है और चक्रवात आते हैं, तो ये एक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरफ देखिए, ये समुद्र के बहुत करीब है। हम इस क्षेत्र में ऊंची ऊंची लहरें देख सकते हैं और इस इलाके में इस लहर की रफ्तार धीमी हो रही है। वजह यह है कि यहाँ रीफ क्रस्ट का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में ये एक छल्ले के तौर पर हिलती डुलती और एक दूसरे से मिलती रहती है। इस रीफ क्रस्ट के कारण लहरें धीमी हो रही है। हर तूफान के दौरान कोरल रीफ को मार झेलनी पड़ती है। तब ये द्वीप के समुद्री किनारों के आसपास मलबे की तरह इकट्ठा होता है। अक्सर ये टूटकर कोरल बोल्डर्स, पत्थरों और महीन तलछट का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे अवसादों के इकट्ठे होते जाने से द्वीपों का आकार बढ़ता गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि लक्षद्वीप जैसे कोरल रीफ मूल्यवान संसाधन हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनका हाल भी ग्रेट बैरियर रीफ जैसा ही होगा। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया की ये कोरल रीफ दुनिया के सबसे भव्य प्राकृतिक चमत्कारों में से एक होते थे। लेकिन 2016 में समुद्री जीव विज्ञानियों ने दहला देने वाली एक घोषणा की। सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में सबसे अनछुए उत्तरी हिस्से में मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ के बड़े बड़े हिस्से ज्यादा गर्म हो चुके समुद्री पानी के कारण सिर्फ 1 साल में ही मृत पाए गए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय विपत्ति है और भारत में वैज्ञानिक सभी मोर्चों पर ऐसी किसी विपत्ति को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र या इनकॉइस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत है। यहाँ वैज्ञानिकों ने भारत के तट पर अपना उपग्रह लगाया है। ये लोग लक्षद्वीप के कोरल द्वीपों की बनावट का अध्ययन कर रहे हैं ताकि ब्लीचिंग के बारे में जाना जा सके। ब्लीचिंग यानी रंग का उड़ना पानी के ज्यादा गर्म होने से होता है, जिससे काई चूना पत्थर के कवच से हट जाती है और पीछे बचा रहता है सफेद ब्लीच जैसा कैल्शियम कार्बोनेट। इनकॉइस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह किनारों के साथ साथ उथले पानी पर समुद्र के तापमान पर नजर रखता है, जहां कोरल पनपते हैं। देखिए, यहाँ हम लक्षद्वीप द्वीपों को देख रहे हैं। इनकी प्रतिबिंब मूल्य के आधार पर हम कोरल रीफ्स की निगरानी कर सकते हैं।
कुछ कोरल रीफ्स में हमें ज्यादा ब्राइटनेस वैल्यू मिलेंगी, तो कुछ में कम ब्राइटनेस वैल्यू नजर आएंगी। यानी ये अलग अलग तरह की होती हैं। अगर हम किसी एक किस्म की कोरल रीफ को चुनते हैं तो हर 48 घंटे में हम इसे दोहराते रहेंगे, और अगर उनमें कोई बदलाव नजर आता है तो फिर हम लगातार उसकी निगरानी करते रहेंगे। तो वैज्ञानिक ब्लीचिंग का सामना कैसे कर सकते हैं? भारत के कोरल द्वीपों को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह देश के सबसे संवेदनशील और नाजुक तटीय पर्यावासों में से है। इनमें बहुत तरह के समुद्री जीव रहते हैं और कोरल का यहाँ विशेष महत्व है। इस जगह पर समुद्री पेड़ पौधों और जीवों की जबरदस्त विविधता मिलती है, और साथ ही यहाँ कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र भी है। ये रीफ सिर्फ इस द्वीप को ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये स्थानीय समुदाय की रोजी रोटी को भी सुनिश्चित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण कोरल को बनाए रखने के लिए जरूरी नाजुक स्थितियां बदलती हैं, और इनकॉइस में मौजूद भारतीय वैज्ञानिक इसी बारे में लगातार सचेत रहते हैं। इनकॉइस में हमने कोरल ब्लीचिंग से जुड़ी चेतावनियां देनी शुरू की। ये एक उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली है। यहाँ हम समुद्र की सतह के पानी के तापमान की लगातार निगरानी करते हैं, और अगर इस तापमान में कोई बदलाव नजर आता है, अगर ये निश्चित सीमा से आगे जाता है, अगर इसमें असामान्य ढंग से बढ़ोतरी होती है, तो इसके लिए हमारे पास एक मानक प्रक्रिया है। हमारे पास एक स्वचालित प्रणाली है जिससे अपने आप एक परामर्श जारी हो जाता है। ऐसे परामर्शों से लक्षद्वीप में मौजूद वैज्ञानिकों को जरूरी कार्यवाही करने में मदद मिलती है। हम समुद्री जीव विविधता जैसे अन्य समुद्री शोध कार्यक्रम भी चला रहे हैं। इस रीफ में हम जो मुख्य शोध कर रहे हैं वो है कोरल ट्रांसप्लांटेशन के जरिए रीफ को बहाल करने की टेक्नोलॉजी विकसित करना। कोरल ट्रांसप्लांटेशन के तहत कोरल को ऐसी जगहों से हटाकर दूसरी जगहों पर स्थापित किया जाता है जहां उसकी बढ़वार के लिए स्थितियां ज्यादा उपयुक्त होती हैं। ट्रांसप्लांटेशन के बाद इस तरह की टीमों को नियमित रूप से इनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी होती है। आज खबर अच्छी है। हम जब इस ट्रांसप्लांटेशन साइट पर गए ताकि ट्रांसप्लांट किए गए कोरल की वृद्धि दर को देख सके, तो हमने पाया कि ऐसे कोरल की सेहत बहुत अच्छी थी। हमारे 95% से ज्यादा सर्वेक्षणों में ऐसा ही पाया गया। लक्षद्वीप के कोरल रीफ फिलहाल स्वस्थ हैं। उन्हें इसी हालत में बनाए रखने के लिए हमें कुदरत की आवाज सुननी होगी और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना होगा। हमें पर्यावरण संरक्षकों और वैज्ञानिकों का साथ देना होगा ताकि ये अनोखी भूगर्भीय धरोहर न केवल दीर्घायु हो, बल्कि भविष्य में भी फलती फूलती रहे।